नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन कुछ नेताओं का कहना है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। मुझे इन नतीजों पर विश्वास नहीं है। यहां तक कि यह भी कहना है कि दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। देखिए वीडियो को आखिरी तक किसने क्या कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरा भास्कर के पति के बारे में, जिनका नाम फहाद अहमद है, जो कि शरद पवार गुट एनसीपी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बताया, मैं 17 राउंड तक आगे था, फिर कुछ चरण में परिणाम कैसे बदल गए और फिर ये क्या कहते हैं, देखिए आप पूरा वीडियो। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गुट गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, यहाँ तक कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं संजय राउत के बारे में। इन्होंने बताया, महाराष्ट्र चुनाव में मोदी जी ने गड़बड़ी की है, यह नतीजे हमें और जनता को स्वीकार नहीं है, चुनाव में बेईमानी हुई है। देखिए छोटा सा वीडियो और फिर ये क्या कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। और इनका कहना यह भी है कि चुनाव आयोग दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए। महाराष्ट्र का नतीजा जनमत का वोट नहीं है, ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर उदित राज के बारे में। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और बताया, जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का चुनावी रुझान स्पष्ट रूप से संकेत देता है ये ईवीएम की जीत है। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। इन्होंने कहा, झारखंड, कर्नाटक और पंजाब जहां भाजपा की सरकार नहीं थी वहां पर भाजपाई साजिश नहीं चल पाई। इसका मतलब साफ है, जहां भाजपा सरकार थी वहीं षड्यंत्र सफल हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीजेपी के एक नेता नवनीत राणा के बारे में। इन्होंने विपक्ष को टारगेट करते हुए कहा, महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई
अब हम बात करते हैं एजाज खान के बारे में, जिनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इनको मात्र 156 वोट से मिले हैं। यह इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनावी प्रचार भी किया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद इन्होंने बताया, एक है तो सेफ है। देखिए आप छोटा सा वीडियो। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। और फिर पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नतीजों पर बोले, कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबाती है। वक्फ बोर्ड के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया। यह संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई भी कानून नहीं है। देखिए आप पूरा वीडियो और वो फिर क्या कहते हैं। कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, तो चलिए अब हम बात करते हैं केजरीवाल के बारे में। इनका कहना है, दिल्ली में 2025 में हमारी ही सरकार बनेगी। यस, देखिए आप पूरा वीडियो और फिर क्या कहते हैं। दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले दोबारा ऐतिहासिक बहुमत देंगे और शानदार बहुमत देके फिर से आम आदमी पार्टी की